अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा एंड आप देख रहे हैं परचम। दिन के बज चुके हैं 12 एंड इट इज टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं पंचांग की अंडरस्टैंडिंग से। अगर आप हिंदू पंचांग के हिसाब से आज की तिथि देखेंगे तो वैशाख महीना शुक्ल पक्ष और आज है त्रयोदशी। बहुत ही जल्द बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। ऑल राइट, आज का सेशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो सेशन था जाते जाते आपसे क्वेश्चंस किए गए थे, उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में वो सेटल हो जाए, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विच साउथ अमेरिकन कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट 2027 विमेन वर्ल्ड कप? 2027 विमेन वर्ल्ड कप कौन सा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप जो था होने वाला है, उसमें कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी और वो पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन जाएगी फीफा विमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्राजील। ए विल बी द राइट आंसर। सेशन के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कल, जो हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, बीच बीच में आई थ्रो सम क्वेश्चंस एट यू, राइट? तो उनका आंसर देखते हैं। आज रैंडमली हमने G.Dream Chaser का रिस्पॉन्स पिक किया है। मैंने आपसे पूछा था वैशाख महीना जो हम रोज देख रहे हैं, वैशाख महीना चल रहा है, कौन से नंबर का महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? दूसरा। पहला होता है चैत्र, दूसरा होता है वैशाख। ओके। नीलम संजीवा रेड्डी जी की कल हमने देखी थी बर्थ एनिवर्सरी, और उससे रिलेटेड मैंने आपसे पूछा था कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के? 6 नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के पहले सीएम, ये हमने कल देख ही लिया था। अजरबैजान और अर्मेनिया से रिलेटेड कल हमने देखा था, उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है उसमें डेवलपमेंट हुआ है पीस कीपिंग की टुवर्ड्स। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू और अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है। दिस ऑल्सो वी हैड डिस्कस। देन अर्जुन राम मेघवाल इज द यूनियन मिनिस्टर जो कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। देन वियतनाम की हम बात कर रहे थे, उसकी कैपिटल है हनोई। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड यू, और उनका आंसर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की न्यूज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज लेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैम ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को क्लैरिटी मिल चुकी है। ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कौन से एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है? सो देखिए, ये यूजफुल सभी एग्जामिनेशन के लिए है। सफिशिएंट किस एग्जामिनेशन के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। वनडे एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, XYZ अंडर द सन जो इंडिया के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है, उसके लिए सफिशिएंट है। राइट फ्रॉम योर SSC टू योर बैंकिंग। बैंकिंग वाले बच्चे, मैं बार बार डिस्क्लेमर देती हूँ कि आपके लिए बैंकिंग वीकली या मंथली करंट अफेयर लाए जाते थे, अभी फैकल्टी रिप्लेसमेंट चल रहा है इसलिए हमने रोके हुए हैं, बहुत जल्दी रिप्लेस करेंगे, तो इन सेशंस के साथ आपको वो भी देखने हैं। देन उसके अलावा आप डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, राइट अप टिल CDS, ये करंट अफेयर्स एकदम अप्रोप्रिएट हैं, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, हमें रिव्यू लिख रहे हैं। देन योर टीचिंग एग्जामिनेशन, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, CUET हो, स्टेट PSC वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे इमेंसली बेनिफिट हो रहे हैं, वो हमें लिखते रहते हैं। आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट की इन्फॉर्मेशन और डेप्थ में अलग से पढ़ लीजिए, बाकी करंट अफेयर यहाँ से एब्सोल्युटली कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट UPSC वाले जो बच्चे हैं, आप यहाँ से मेन न्यूज़ सारी देख सकते हो, फिर कुछ न्यूज़ पिक करके आपको और डीप डिग करना पड़ेगा बिकॉज एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से एग्जाम के बच्चे बेनिफिट होंगे A to Z। चलिए, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, 21 मई में आ रहा है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। टेररिज्म, आतंकवाद जो होता है, सो एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है 21 मई को? क्योंकि इस दिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसलिए इसको नेशनल एंटी टेररिज्म डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। मई के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इंपॉर्टेंट डेज हैं, है ना? तो ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन मई के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो अच्छे से इसकी पकड़ कर लीजिएगा। उनमें से एक है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और ये कमॉमरेट करता है डेथ एनिवर्सरी हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की, जो कि 6 नंबर के PM रह चुके हैं इंडिया के, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 40 की एज पे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे व्हेन हिज मदर वाज असैसिनेटेड, यानी इंदिरा गांधी जी की जब हत्या की गई थी उसके बाद राजीव गांधी जी PM बने थे। सो इनको असैसिन किया गया था 21 मई 1991। कहाँ पे? श्री पेरुम्बुदूर, जो कि चेन्नई, मद्रास अब चेन्नई के अंदर है, और लिट्टे के सुसाइड बॉम्बर थी एक, उन्होंने इनको असैसिन किया था, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, ये एक ग्रुप है और उसमें एक सुसाइड बॉम्बर थी और उन्होंने इनका असैसिनेशन किया था। सो एंटी टेररिज्म के को एम्फेसाइज करते हुए इस दिन को और राजीव गांधी जी की याद में इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, आज आपको मेरा एनर्जी मीटर हो सकता है लो लगे। आई एम गोइंग थ्रू वेरी लो BP कंडीशन, मुझे लो BP रहता है, प्लीज़ डू नॉट वरी, चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ट्रिप कर जाता है, बट आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन द सेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है इसलिए, सो एडजस्ट विद द एनर्जी मीटर। ठीक है, चलिए, सो एक और 21 डे को जो डे आता है दैट इज़ टी, चाय दिवस, मेरे जैसे चाय प्रेमियों के लिए। सो टी डे एंड इंटरनेशनल टी डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है।
कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप चाय पीते हैं तो मुँह से एक किस निकलता है, वाह क्या चाय बनाई है, राइट। जैसे यहाँ परचम में ना वी हैव एन ऑफिस स्टाफ जो कि सबका ध्यान रखता है, दैट इज कुणाल। ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल अरेंजमेंट्स। वो बहुत बढ़िया चाय बनाता है, अदरक वाली चाय। तो बस ऐसे ही जब भी आप चाय पीते हैं, मैं जब भी चाय पीती हूँ, बिकॉज मई में आता है, एक किस निकलता है मेरे मुँह से कि वाह क्या चाय बनाई है। सो इंटरनेशनल टी डे 21 मई को आता है, और आप चाय पीते पीते टीवी पे राजीव गांधी जी के असैसिनेशन की कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको एंटी टेररिज्म डे भी याद हो जाएगा। अच्छा, चाय जो हम पीते हैं वो बेवरेज जो है कौन से प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनता है? यूजुअली जो चाय बनाई जाती है कैमेलिया सिनेसिस से बनाई जाती है। ओके, सो ये आप ध्यान रख सकते हो। और चाय वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेय है, यानी बेवरेज है जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड पिया जाता है। 5000 ईयर्स अराउंड से ये पिया जा रहा है। टी डे जो है इंडिया के अंदर अराउंड पूरी दुनिया में सबसे पहले जब ऑब्जर्व किया गया 2005 में, 2005 में ऑब्जर्व किया गया, इंक्लूडिंग इन इंडिया ऑल्सो। सो नई दिल्ली में हमने 2005 में टी डे ऑब्जर्व किया था, उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी। फिर हम ही ने इसको प्रोजेक्ट किया आगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, FAO को, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज एजेंसी है, कि हमें इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेशन को फैलाना चाहिए। और उसके बाद 2020 से 21 मई 2020 से पहला इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया गया था। इसकी कोई थीम एज सच स्पेसिफिक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन 2024 में जो इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है उसको डेडिकेट किया है विमेन को, ऑनरिंग विमेन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम क्रॉप टू कप। यानी जो टी के एस्टेट्स हैं, जो चाय बागान होते हैं, उनमें भी महिलाएं प्रमुख तौर से काम करती हैं, तो वहां से लेके चाय बनाने और पीने तक विमेन को सेलिब्रेट करना इस साल का थोड़ा सा थीम तो हम नहीं कहेंगे बिकॉज थीम के तौर पे डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन एम्फेसिस रहेगा। सो 25 में इंटरनेशनल टी डे, 21 में नेशनल एंटी टेररिज्म डे। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट डे है जो हमें देखना है। अच्छा, उससे पहले आई एम सो सॉरी, ये राजीव गांधी जी की एक स्लाइड थी जो यहाँ रह गई है। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, ये यूजुअली होता नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो राजीव गांधी जी पे वापस आओ थोड़ा, पहुंच गए राजीव गांधी जी पे, ठीक है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 1984 में, जब उनकी मदर को असैसिन कर दिया गया था। मैंने बता दिया, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, ये भी बता दिया, 84 से 89 तक रहे। और एंटी टेररिज्म डे की शुरुआत किसने की थी? सो VP सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि अब हम इसको नेशनल एंटी टेररिज्म डे की तरह मनाएंगे। तो बस ये एक स्लाइड थी जिसमें मेजॉरिटी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सो नेशनल एंटी टेररिज्म डे हो गया, नेशनल इंटरनेशनल टी डे हो गया। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट डे हमें देखना है, दैट इज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग तरह के कल्चर है, लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ डायलॉग एंड डेवलपमेंट। डायलॉग में, बातचीत में, और अलग अलग तरह से विकास होता है, बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो देखिए, जब हम चाय पे बैठते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं दिखती ना, चाय सबको जोड़ सकती है। तो बस टी से आप एसोसिएट कर लीजिए कल्चरल डाइवर्सिटी को, टी से आप एसोसिएट कर लीजिए, आप राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में देख रहे हो तो एंटी टेररिज्म को, सब चाय से। और चाय को आपने एक किस दिया था तो 21 मई हो जाएगा। सो दिस डे रिकग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटीज जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैली हुई है। और इस डे को डिक्लेयर किया था 2002 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी पर्टिकुलरली यूनेस्को है जो इसको देखता है, इसलिए यूनेस्को की कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? कई बार पढ़ चुके हैं, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को 1945 में एग्जिस्टेंस में आया था, और इसको अभी लीड कौन कर रही हैं? ऑड्रे अजूले कर रही हैं, उसकी डायरेक्टर जनरल है। चलिए अब आगे बढ़ें। उससे पहले जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे उनको मैं बता दूं, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं उसका डेली PDF आपको अवेलेबल करवाया जाता है हिंदी इंग्लिश में, और वो आपको परचम के टेलीग्राम और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको PDF चाहिए, एनी अदर PDF, तो आप परचम की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहीं पर डाउनलोड लिंक आता है। परचेज करने के बाद प्लीज़ ध्यान दीजिए वहाँ से लीजिए, नहीं तो आपके मेल में आएगा। नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो ईमेल ID है parchamclasses06@gmail.com, अभी दिख जाएगी आपको, वहाँ मेल करेंगे आप। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए PDF रिलेटेड, ओवरऑल PDF बैंक, जो भी कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है सबके PDF, या सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप परचम ऐप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ जिन जिन बच्चों के बिल्कुल एग्जाम्स ओवरहेड हैं और वो एकदम रिवीजन करना चाहते हैं हेडलाइनर फॉर्मेट के अंदर, तो CA रफ्तार आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्वार्टरली मोड में, यानी जनवरी फरवरी मार्च का आ चुका है। जब जून ओवर हो जाएगा तो जुलाई में सेकेंड एडिशन आएगा। इसमें आपको सारी न्यूज़ A to Z कैटेगरी फॉर्मेट में, हेडलाइनर फॉर्मेट में मिलेगी। परचम ऐप और वेबसाइट दोनों से आप ले सकते हो। सवाल ई बुक है जो कि MCQ फॉर्मेट में है। 200 से ज़्यादा MCQ विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे हर महीने, ओके, करंट अफेयर के। तो इंडिविजुअल अगर आपको हर महीने की चाहिए तो वेबसाइट पे जाइए, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, दोनों का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ऐप पे जा सकते हैं आप, ओके। ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो फिर अभी आई विल बी टेलिंग यू हेल्पलाइन नंबर्स एंड एवरीथिंग, वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आगे की न्यूज़ की ओर मूव करेंगे। ना सी FSSAI जो है हमारा फूड रेगुलेटर है इंडिया के अंदर, उन्होंने एक चेतावनी गाइडलाइन जारी की है जितने भी फूड से रिलेटेड ट्रेड करने वाले लोग हैं कि आप फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाने के लिए जिस एक केमिकल का यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि, मतलब आपने तो नहीं, आपके पेरेंट्स ने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा, पहले जब हम फ्रूट्स मार्केट से खरीद के लाते थे 4-4 5-5 दिन आराम से चल जाते थे। अब एक दिन रखो और वो फ्रूट का कलर चेंज होने लग जाता है, वो एकदम से खराब होने लग जाता है। वाई? बिकॉज सबको आर्टिफिशियली राइप किया जा रहा है आजकल। कच्चे तोड़े जाते हैं, एक केमिकल में डुबोया जाता है और रख दिया जाता है और वो आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है। वो केमिकल जो है यूजुअली कौन सा यूज किया जा रहा होता है? कैल्शियम कार्बाइड किया जा रहा होता है, और भी केमिकल्स होते हैं। सो कैल्शियम कार्बाइड के साथ एक हानिकारक बात क्या, अगर इसके ट्रेसेस रह जाएं फूड के ऊपर तो ये पॉइजनस होता है। यस, कैंसर कॉजिंग तो होता ही है, बहुत सारी और इश्यूज भी लेके आता है। इसलिए FSSAI ने वार्निंग इशू की है, बहुत लेट की है पर देर आए दुरुस्त आए। सो FSSAI वार्न्स अगेंस्ट यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। कौन से केमिकल को यूज करने की मनाही की है? नाम याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैल्शियम कार्बाइड फॉर फ्रूट राइपनिंग, ओके। और ये बैंड प्रोडक्ट है क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू यूज इट अंडर रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स रेगुलेशन 2011। इसके तहत कैल्शियम कार्बाइड का यूज बैन किया जा चुका है और इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अब चेतावनी जारी की है। कैल्शियम कार्बाइड जो है, जो राइपनिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे मैंगोज हो गए, आप और कौन से फ्रूट लाओगे, एप्पल्स हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर किया जाता है। ये एसिटाइलिन गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस? एसिटाइलिन गैस। और उसके अंदर हार्मफुल ट्रेसेस होते हैं आर्सेनिक के, फॉस्फोरस के। सो इट इज़ अ वेरी हार्मफुल केमिकल कॉम्पोजिशन जो हमारी बॉडी में जानी ही नहीं चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड रिलीजेस एसिटाइलिन गैस। ना सी कैल्शियम कार्बाइड जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है फ्रूट्स के तो ऑफकोर्स अपने ट्रेसेस छोड़ेगा और उसमें आर्सेनिक फॉस्फोरस होता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है और बहुत सारे इससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वॉमिटिंग, इरिटेशन, वीकनेस, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैम्परिंग हो सकते हैं। नेचुरली जब फ्रूट पकता है, पेड़ के ऊपर पकता है या आप सेमी पका हुआ तोड़ लो तो धीरे धीरे अपने ही प्रोसेस से पकता है, तो उसमें कौन सा केमिकल तो हम नहीं बोलेंगे, कौन सा हार्मोन होता है फ्रूट में जो उसको खुद से पका रहा होता है? इथाइलिन होता है। कौन सा होता है? इथाइलिन। सो इथाइलिन इज दैट हार्मोन इन फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि उनको राइपनिंग में हेल्प करता है। लेकिन हम जब आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो हम इस केमिकल का यूज कर रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड जो कि बैंड है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं मणिपुर, ओके। मणिपुर के अंदर एक स्पीशीज है, ये आपको दिख रहा है, एक छोटा पोनी है, ये पोलो पोनीज। आपको पता है अभी जो मॉडर्न पोलो खेला जाता है उसकी शुरुआत मणिपुर से हुई थी और मणिपुर में इसी तरह के पोनीज के साथ में वो गेम खेला जाता था। अभी हम देखेंगे। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 30 एकड़ ग्रासलैंड ताकि ये जो पोलो पोनीज हैं जिनसे पोलो गेम की शुरुआत हुई थी, इन पोलो पोनीज को और थ्राइव करने के लिए जगह मिल सके और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो इसका नंबर और बढ़ सके। ठीक है, तो पोलो पोनीज को बचाने के लिए 30 एकड़ लैंड कौन सी राज्य सरकार ने एलोकेट किया है? मणिपुर की सरकार ने किया है। मणिपुर टेक स्टेप्स टू सेव एंडेंजर्ड मेटी पोनीज। इनको मेटी पोनी भी कहा जाता है, पोलो पोनीज भी कहा जाता है, ओके, मणिपुरी पोनी भी कहा जाता है। सो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया है कि एंडेंजर्ड मणिपुरी पोनीज को बचाने के लिए ग्रास फील्ड्स हैं 30 एकड़ की वहाँ, ताकि जितने भी पोनीज हैं वहाँ छोड़े जा सके और वो आराम से थ्राइव कर सके। तो ये लेम्फल पार्ट इम्फॉल वेस्ट में ये एरिया है, वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो इनको मणिपुरी पोनी या मेती सागोल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मेती सागोल।
ये मणिपुर स्टेट से बहुत कल्चरली और हिस्टोरिकली जुड़े हुए हैं। नाउ सी वर्ल्ड, अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो इंडिया के अंदर हॉर्स या पोनी ब्रीड्स जो हैं, पोनी आप समझ लीजिए छोटे घोड़े समझ लीजिए, ओके। सो हॉर्स और पोनी ब्रीड्स टोटल 7 मेजर रिकग्नाइज्ड हैं, जिनमें से मेती सागोल भी एक है। इनके अलावा मारवाड़ी घोड़ा होता है, काठियावाड़ी हॉर्स है, जंस्कारी पोनी है, देन स्पीति पोनी है। पोनीज यूजली माउंटेन एरियाज में बहुत काम के होते हैं, है ना। भूटिया पोनी है, कच्ची सिंधी हॉर्स है। तो ये 7 मेन हॉर्स एंड पोनी ब्रीड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं। उनमें से एक ये मेती सागोल है। मेती सागोल या मणिपुरी पोनी की जो पॉपुलेशन है ओवर द टाइम गिरती जा रही, कम होती जा रही है। अगर हम देखें कि 17th क्विनक्विनियल लाइवस्टॉक सेंसस जो हुआ था, क्विनक्विनियल का मतलब क्या होता है, 5 साल में होने वाला, एवरी 5 years। जैसे हमारा जो इंसानों का सेंसस होता है वो डेसिनियल है, यानी कि हर 10 सालों में होगा, लेकिन ये क्विनक्विनियल है। सो लाइवस्टॉक सेंसस 2003 में जब हुआ था तो 1898 एनिमल्स थे, और जब 2019 के अंदर किया गया तो करीब 1000 एनिमल्स के अप्रॉक्स ही रह गए। तो इनका नंबर गिर रहा है, राइट। और मणिपुर गवर्नमेंट ने इनको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया 2013 में। कौन से ईयर में एंडेंजर्ड घोषित किया है मणिपुरी पोनी को या सागोल को? 2013 के अंदर। और ये क्योंकि मणिपुर के लैंडस्केप के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और जो मैं आपको पोलो वाली बात बता रही थी, हमारा जो मॉडर्न पोलो है वो ओरिजिनल पोलो पोनी के साथ खेला जाता था। मणिपुर का एक स्पोर्ट है जिसका नाम क्या है, सागोल कांगजे। सागोल कांगजे एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है मणिपुर का, और उसी का मॉडर्न वर्जन आज मॉडर्न पोलो में हमको देखने को मिलता है, जिसमें हम घोड़े पे बैठते हैं और स्टिक की मदद से बॉल मारते हैं, राइट। सो मेती सागोल या मणिपुरी पोनी को बचाने के लिए 30 एकड़ लैंड मणिपुर की सरकार ने अलग रखा है, और इसको एंडेंजर्ड ब्रीड कब घोषित किया गया था? 2013 में किया गया था। हमारी 7 मेजर पोनी और हॉर्स ब्रीड्स कौन सी हैं? मारवाड़ी, काठियावाड़ी, देन कच्ची सिंधी हॉर्स, देन जंस्कारी पोनी, स्पीति पोनी, भूटिया पोनी एंड मेती पोनी या मेती सागोल या मणिपुरी पोनी। क्लियर हो गया? चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं। दुबई। दुबई के अंदर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई और उसका नाम रखा आर्तारा 24। आर्तारा 24। आर्तारा 24 जो एग्जीबिशन है वो जितने भी आर्ट वगैरह बनाते हैं इंडियंस जो दुबई में रहते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई और बड़े लेवल पे की गई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सराहा है। सो फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कॉम्पिटिशन रखा गया इंडियंस के लिए जो दुबई में रह रहे हैं, वो अपनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स वगैरह को वहाँ पे एग्जिबिट कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सा रखना है, आर्टारा 2024 एग्जीबिशन एंड कॉम्पिटिशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? दुबई के अंदर किया गया। दैट इज इट, नथिंग मोर टू इट। नाउ नेक्स्ट न्यूज आ रही है कहाँ से? श्रीलंका से। और ये कौन है? श्री श्री रविशंकर जी। ओके, सो श्री श्री रविशंकर जी ने रिसीव किया है फर्स्ट स्टैम्प रिलीज्ड कॉमेमोरेटिंग कंप्लीशन ऑफ 200 years ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर तमिलियन पॉपुलेशन है, उनमें भी इंडियन ओरिजिन तमिल्स, इंडियन ओरिजिन तमिल्स IOT, जिन्हें मलयाहा तमिल्स भी कहा जाता है, हिल कम्युनिटी कंट्री तमिल्स, राइट। सो इन इंडियन ओरिजिन तमिल्स के श्रीलंका में जाके बसने के 200 साल पूरे हो चुके हैं और उसके लिए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया गया। वो स्टैम्प सबसे पहले किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। ये तो न्यूज हो गई। अब आपको समझने की जरूरत है कि क्यों इन लोगों, इस कम्युनिटी के लिए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प क्यों निकाला गया? वाई इज दिस कम्युनिटी सो इम्पॉर्टेंट? तो देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम था तो ये जो मलैया कम्युनिटी थी, इनको यहाँ से ले जाकर के श्रीलंका में छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इनको लेबर क्लास के तौर पे वहाँ यूज किया जा रहा था। ओके, सो ब्रिटिश इंडियंस ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया से इन मलयन तमिल्स को लिया और श्रीलंका में जाकर के छोड़ दिया। और वहाँ पे ट्री प्लांटेशन देख लीजिए, लेबर क्लास देख लीजिए, उसमें मेजॉरिटी आपको जो सेंट्रल साइड में देखने को मिलेंगे और मेजरली जो लेबर क्लास मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा डाउन ट्रॉडन आपको मिलेगी, जिनको उनके अधिकार नहीं मिल रखे हैं, कईयों को नेशनैलिटी नहीं मिल रखी है, वो आपको कौन देखने को मिलेंगे? IOT, इंडियन ओरिजिन तमिल्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो अब धीरे धीरे इनको जब वहाँ ले जा करके रखा गया, तो अब इंडिया के अंदर एक सिटीजनशिप एक्ट 1948 है, जिसके तहत अगर आप किसी और देश के नागरिक हो या तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उस एक्ट के तहत इंडियन सिटीजनशिप इन लोगों से ले ली गई। थे तो ये इंडियंस, लेकिन इनको श्रीलंका भेज दिया गया था ब्रिटिशर्स ने, तो वहाँ के हो गए, तो यहाँ की सिटीजनशिप इनसे स्ट्राइप ऑफ कर दी गई। फिर
सिरिमा शास्त्री पैक्ट हुआ था जो कि 1964 में हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और वहां के सिरिमाओ बंदरनिके इनके बीच में पैक्ट हुआ, जिसके तहत जितने भी लाखों की संख्या में वहां पे ये आईओटीज भेजे गए थे, राइट, तो उनमें से करीब 6 लाख को हमने वापस रिपेट्रिएट कर लिया था, यानी वापस इंडिया बुला लिया था कि ठीक है आप वापस इंडिया आ जाइए। लेकिन अब ये कैसे आएंगे, ये रेफ्यूजी की तरह आएंगे। ओरिजिनली इंडिया के थे पर श्रीलंका भेज दिए गए थे, वहां रह रहे थे, तो हमने इस पैक्ट के तहत शास्त्री जी ने बोला कि ठीक है हम कईयों को वापस इंडिया में ले लेंगे क्योंकि इनके हालात बहुत खराब थे, राइट। तो और श्रीलंका भी नहीं चाहता था हमें इनको नहीं रखना है इतना ज्यादा तादाद में, तो हमने वापस लिया। पर उनको सभी को अभी सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है। वहां जो रह गए करीब 3.25 लाख समथिंग लोग वहां रह गए, उन इस पैक्ट ने ये कहा था कि भाई आप वहां के लोगों को भी जो वहां रह गए हैं उनको आप सिटीजनशिप दोगे, पर श्रीलंका ने अपने प्रोमिस के हिसाब से उनको उतनी सिटीजनशिप नहीं दी है। तो ये जो कम्युनिटी है इंडियन ओरिजिन तमिल्स, ये ना तो श्रीलंकन कहलाते हैं न ये इंडियंस कहलाते हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में रह गए हैं। ये काम सारा कर रहे हैं, बाकी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज टी एंड रबर एस्टेट्स के लिए जाना जाता है श्रीलंका। वहां पे अधिकतर लेबर करने वाली कम्युनिटी कौन सी है, ये कम्युनिटी है। पर श्रीलंकन जिनको अपना नहीं मानते, इंडियन जिनको अपना नहीं मान रहे, ये बीच में झूल रहे हैं। और इस चक्कर में अब धीरे धीरे इनके हालातों को सुधारने के लिए, उस पर लाइमलाइट लाने के लिए इंडिया और श्रीलंका में दोनों में पहल चल रही है। उसके चलते कॉमेमोरेटिव स्टैंप निकाला गया है। कहानी मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं। पहला इंडियन जो कि स्पेस टूरिस्ट बन के स्पेस में गए, स्पेस टूरिस्ट बन के। अब ये मत बोलना फिर राकेश शर्मा कौन थे, हम बोल रहे हैं स्पेस टूरिस्ट, एस्ट्रोनॉट की बात नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट इंडियन गोज टू स्पेस एज टूरिस्ट ऑन जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन फ्लाइट। सो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन फ्लाइट जो है वो गई स्पेस में, करीब 10 मिनट की ही थी, ऊपर रही, स्पेस दिखा दिया और वापस नीचे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस टूरिज्म चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज कर रही हैं। जेफ बेजोस की जो कंपनी है उन्होंने ये स्पेस फ्लाइट कंप्लीट करवा ली और उसमें पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट भी थे। सो इंडिया में बॉर्न हुए गोपी थोटाकुरा, क्या नाम है, गोपी थोटाकुरा नाम याद रखिएगा। 6 स्पेस टूरिस्ट गए थे इस फ्लाइट के अंदर, उनमें से एक इंडियन ओरिजिन के थे, अभी अमेरिका में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, राइट। एंड ही इज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट नाउ। कौन से स्पेसक्राफ्ट में गए, ब्लू ओरिजिन में गए, जो कि जेफ बेजोस का है, राइट। और ये एक तरह से जॉय राइड थी, जाओ ऊपर 10 मिनट के लिए देखो सारी स्पेस और वापस आ जाओ। करीब 105 किलोमीटर ये ऊपर धरती से गए एंड अराउंड 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 105 किलोमीटर्स की इन्होंने अटेन की है। अगर हम बोलें कि स्पेस ट्रैवल, ये जो कैटेगरी है कि आप स्पेस में गए, ये कैसे डिफाइन होता है, अगर आपने धरती से 100 किलोमीटर पार कर दिए हैं तो आप स्पेस में चले गए, ऐसा माना जाता है। सो अबाउट 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे धरती से एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है, उसको हम बोलते हैं कार्मन लाइन, हमने पहले भी पढ़ा था ये कार्मन लाइन। सो कार्मन लाइन अगर आपने क्रॉस कर दी तो कहा जाता है ठीक है आप स्पेस टच करके आ गए हो। अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में ये कार्बन लाइन होती है। देखो यहाँ नीचे से अगर आप ऊपर आओगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में एंटर करने से जस्ट पहले ये देखो, थर्मोस्फेयर में ही ये कार्बन लाइन है 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसको क्रॉस कर लेता है तो कहा जाता है ठीक है आपने स्पेस में एंटर कर लिया है। तो ये स्पेसक्राफ्ट 105 किलोमीटर तक पहुंचा, फिर वहां रुका थोड़ी देर। ऐसा नहीं है कि उसके पास इतना ऑल्टीट्यूड और इतनी वेलोसिटी थी कि वो आगे मूव कर रहा है, धरती का चक्कर लगा रहा है, नथिंग लाइक दैट। वो ऊपर गए, रुके और फिर नीचे आ गए। तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट इसको कहा जाएगा। ऑर्बिटल नहीं है, अर्थ के ऑर्बिट नहीं किया उन्होंने, वो गए, रुके और वापस नीचे आ गए। तो सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट उन्होंने ली और कार्बन लाइन उन्होंने क्रॉस की, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, और वापस धरती के नीचे पे वापस आ गए, ठीक है जी। तो ये कार्बन लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे होती है, इसको क्रॉस करते हैं तो स्पेस ट्रैवल कहलाए जा सकते हो, स्पेस में जाने वाले व्यक्ति। एंड कौन से व्यक्ति हैं इंडिया से पहले एस्ट्रोनॉट, नॉट एस्ट्रोनॉट सॉरी, टूरिस्ट, स्पेस टूरिस्ट गोपी थोटाकुरा इंडियन ओरिजिन के हैं, ब्लू ओरिजिन पे गए हैं, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है। न्यूज इज क्लियर ना। कल हमने ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर ली है, पर कल हमने बिल्कुल ब्रीफ में लिया था, तो अब इनको कौन टेक ओवर कर रहे हैं, क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। सो बाय नाउ आई होप एवरीबडी नोज कि ईरान का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके अंदर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनकी डेथ घोषित कर दी गई है ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से। सो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला, इन दोनों की डेथ अनाउंस कर दी गई। और भी ऑफिशियल्स थे वहाँ पे,
राइट। अब इनको कौन रिप्लेस करेंगे? अभी के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबिर, कौन रिप्लेस करेंगे? मोहम्मद मुखबिर, जब तक कि फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते, जो कि 50 दिन के अंदर अंदर होने हैं। गॉट इट? चलिए देन इंटरनेशनल डोमेन से ही और कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सो ये खबर आ रही है ताइवान से। चाइना के पास में एक आइलैंड है, सॉवरेन आइलैंड है, लेकिन चाइना बोलता है ये मेरी टेरिटरी है, वो है ताइवान। ताइवान को अपने न्यू प्रेसिडेंट मिले, और क्या नाम है उन प्रेसिडेंट का? लाई चींगते। तो चाइना बोलता है आप ताइवान हमारे अंडर में हो, तो ताइवान बोलता है अच्छा आप लाए थे क्या हमको? हम तो अलग ही थे ना। आप लाए थे क्या? नहीं लाए थे ना, तो अलग रहिए। सो लाई चींगते से, लाई से आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। और पहले लोकेशन देखो ताइवान की, जिन बच्चों को नहीं पता, ये चाइना है और यहाँ पे ये ताइवान है, ओके, जिसकी कैपिटल तेपी है। सो चाइना बोलता है आप हमारी ही टेरिटरी हो, और ताइवान बोलता है हम तो सॉवरेन हैं, हम नहीं हैं आपके अंडर में। सो लाई चिंगते स्वॉन इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, और ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो वहाँ की थी उसी से प्रेसिडेंट बने हैं। ये एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इसकी 1949 से, लेकिन चाइना क्लेम करता है आप हमारे अंडर में। तेपी सिटी इसकी कैपिटल है, न्यू ताइवान डॉलर इसका करेंसी है। एक और अपॉइंटमेंट, और वो है प्रेसिडेंट का ही सेकेंड टर्म हुआ है। ये देखो ऊपर, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, सेंट्रल अमेरिका दिख रहा है, नीचे साउथ अमेरिका है। यहाँ पे जो कैरिबियन आइलैंड्स आपको दिखेंगे उसमें डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक में जो प्रेसिडेंट हैं वो री इलेक्ट होकर आए हैं सेकेंड टर्म के लिए, जो कि 4 साल की रहेगी, और नाम क्या है उनका? लुइस अबिनादेर। सो डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन सुनते ही डोमिनोज याद आ सकता है, डोमिनोज। सो डोमिनोज गए हो और आप बोल रहे हो अभी ना देर कर भाई, जल्दी पिज्जा ला दो हमें, अभी ना देर कर। सो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट या सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट अबिनादेर आए हैं। कैपिटल है सैन डोमिनिगो, करेंसी इज डोमिनिकन पीसो। अब थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स सेक्शन देख लेते हैं फटाफट से। और स्पोर्ट्स से पहले भी एक डिफेंस के अंदर जो कंपटीशन हुआ है, and that is YAI. What is YAI? Yachting Authority of India. यॉट होते हैं ना, अगर यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह के, ठीक है, इनको यॉट कहा जाता है। याच बोलते हैं कुछ लोग, यॉच बोलते हैं, यॉट बोलते हैं, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो। सो यॉटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप उन्होंने कंडक्ट करवाई 2024, यॉच चलाने की, है ना, रेस थी, और जिसमें इंडियन नेवल वाटरमैन ट्रेनिंग सेंटर मुंबई वेन्यू रहा, यहाँ पे ये हुई है। यॉचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन उन्होंने मिलकर के करवाई है, और इसमें काफ़ी सारी बोट्स ने, 8 ओलंपिक क्लास की बोट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आर्मी और नेवी ने अधिकतर मेडल्स अपने नाम किए हैं। तो बस YAI सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई? मुंबई में हुई है। आर्मी और नेवी ने डोमिनेट किया है, ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं थी। ये न्यूज़ अच्छे से पकड़ लीजिएगा, दीप्ति जीवानजी, नाम याद रखिएगा, दीप्ति जीवानजी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड ट्रैक इवेंट्स में T20 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में ये लेकर के आई हैं, ठीक है। सो अब इस न्यूज़ को ढंग से समझ लीजिए। दीप्ति जीवानजी सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, विंस गोल्ड एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड T20 क्या था? वो T20 कैटेगरी है, वो क्रिकेट वाला T20 नहीं है। पैरा स्पोर्ट्स जो होते हैं उनमें डिसेबिलिटी की कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग स्पोर्ट कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे T20 यानी एक कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, उसमें जब 400 मीटर की रेस हुई विमेन की, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जापान के अंदर चल रही है, तो 55.06 सेकंड में ये 400 मीटर रेस खत्म करके दीप्ति जीवानजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इंडिया के लिए पहला गोल्ड भी लेकर के आई हैं इस इवेंट में। बात समझ में आ गई? दीप्ति जीवानजी। सेम जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है उसी में इंडिया ने अपने कुछ और मेडल्स लिए हैं। पहले मेडल्स ये जीते थे, बाद में दीप्ति जीवानजी ने लिया, पर वो मेजर न्यूज़ है इसलिए मैंने पहले डाल दी है। सो फर्स्ट मेडल का मतलब ये नहीं कि भारत में पहली बार नहीं, फर्स्ट मतलब इस बार जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है उसमें भारत इस बार जो सबसे पहले मेडल जीते हैं वो ये हैं। निषाद कुमार ने जीता है हाई जंप के अंदर, और 200 मीटर रनिंग में प्रीति पाल ने जीता है। सो निषाद कुमार ने जीता है सिल्वर, और प्रीति पाल ने जीता है ब्रॉन्ज। सो कुल मिला के एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्या,
कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रही है 2024? जापान के अंदर हो रही है, ठीक है। दीप्ति जीवान जी हमने देखा गोल्ड लेकर के आई हैं 400 मीटर T20 रेस विमेन के अंदर। निषाद कुमार हाई जंप के अंदर सिल्वर लेकर के आए हैं। देन प्रीति पाल 200 मीटर के अंदर ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं। ये 3 पॉइंट्स अभी तक आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये लास्ट पीस ऑफ न्यूज है, फिर हम रिविजन क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप नटराजन एज IDFC फर्स्ट बैंक्स होल टाइम डायरेक्टर। IDFC फर्स्ट बैंक है, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। सो उसके होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? प्रदीप नटराजन जी को अपॉइंट किया गया है। ये है प्रदीप नटराजन। और ये कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक के CMD, क्या नाम है इनका? वी वैद्यनाथन जी। और ये होल टाइम डायरेक्टर बन के आए हैं प्रदीप नटराजन, वैद्यनाथन नटराजन, ठीक है। चलिए इतनी सी न्यूज़ थी। इसी के साथ आज का सेशन होता है खत्म। अब आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न अगर परचेजेस से रिलेटेड हो तो प्लीज़ एड्रेस इट ऑन दीज नंबर्स। ये ईमेल एड्रेस है, परचम ऐप चैट में भी आप ऐप चैट में बातचीत कर सकते हो। प्लीज़ डेट एंड टाइम का ध्यान रखेंगे। आप परचम ऐप भी चेकआउट कर सकते हो फॉर वेरियस कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। रेडी फॉर रिविजन क्वेश्चंस? चलिए आंसर करना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मणिपुर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मणिपुरी पोनी एज एन एंडेंजर्ड ब्रीड इन 2022। 2022 में एंडेंजर्ड घोषित किया था क्या मेती पोनी को? 2013 में कर दिया था, ये तो रॉन्ग हो गई। अकॉर्डिंग टू लाइवस्टॉक सेंसस 2019 द काउंट ऑफ मणिपुरी पोनी हैज ड्रॉप टू 1089। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था। तो ओनली बी विल बी द राइट, only 2, that is B will be the right answer. What naturally occurring hormone in fruits regulate the ripening process? Naturally occurring hormone कौन सा होता है फ्रूट में जो ripening के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए। हाँ, इंसुलिन तो नहीं होगा, इथाइलिन होता है जो नेचुरली राइप करता है फ्रूट्स को। Who among the crew members of NS-25 mission NS-25 मिशन विल बिकम द फर्स्ट स्पेस। अच्छा, ये NS-25 मिशन भी मैं बता दूं कि जो स्पेस में एयरक्राफ्ट गया जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन, उसका ये जो मिशन था जिसके तहत हमारे इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट गए हैं, उस मिशन का नाम NS-25 था, ठीक है। ये मिशन का नाम है, स्पेस क्राफ्ट का नाम ब्लू ओरिजिन था, ये मिशन का नाम है। तो हु अमंग द क्रू मेंबर्स ऑफ NS-25 मिशन विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट? ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट कौन है? गोपी थोटकुरा है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एंटी टेररिज्म डे। और आपको बताना है नॉट करेक्ट, गलत कौन सी स्टेटमेंट है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को टू कमोमरेट डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये तो राइट है, ओके, ये करेक्ट हो गया। ही बिकेम द यंगेस्ट PM ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है, नीदर 1 nor 2, बिकॉज बोथ आर करेक्ट। डी विल बी द राइट आंसर, ओके। देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। In which event did Nishad Kumar win a silver medal at World Para Athletics Championship? ठीक है, तो बताइए कौन से इवेंट के अंदर उन्होंने मेडल जीता है। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अब मेरा एनर्जी मीटर, मेरा BP बिल्कुल जा चुका है ड्रॉपिंग पॉइंट पे। सो आज नो कोट नथिंग। सी यू टुमारो होपफुली विद अ बेटर हेल्थ एंड दिन में 12 बजे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।